भूगोल खंड अ पाठ संख्या 8 है और भूगोल खंड अ पाठ संख्या जो 8 है इसका नाम है परिवहन एवं संचार। क्या नाम है? परिवहन एवं संचार। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि परिवहन क्या है। परिवहन क्या है या परिवहन से आप क्या समझते हैं? तो हमने एक दिन आपसे चर्चा किया था कि साधारण बोलचाल की भाषा में परिवहन का मतलब होता है ढोना। परिवहन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ढोना। मतलब किसी वस्तु या सेवा को, किसी वस्तु या सेवा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना या ले आना क्या कहलाता है? जैसे आप क्या करो, जैसे आप लोग क्या करो, अपने घर से साइकिल से कोचिंग में आए हो, गलत सही, किसी को पीछे बैठा करके लाए हो या खाली आए हो, यह भी एक प्रकार का परिवहन हो गया। गलत कि सही? आप गाड़ी पर सामान लोड करते हैं और एक शहर से दूसरे शहर की ओर ले जाते हैं, वह भी क्या कहलाया? परिवहन कहलाया। दिल्ली में लोग रेल पर चढ़ता है, हवाई जहाज़ पर चढ़ता है और बिहार में आ जाता है। तो यात्री को चाहे वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना या ले आना क्या कहलाता है? परिवहन। क्या कहलाता है? परिवहन। एक बात और है, परिवहन के जितने भी साधन हैं सभी साधन आपस में जुड़े हुए हैं। क्या सुजीत? परिवहन के जितने भी साधन हैं, परिवहन के सभी साधन आपस में क्या है? जुड़े हुए हैं। जैसे आप देखिए, जितना ग्रामीण सड़क है वह हाईवे से जुड़ा हुआ है, एसएच से, एचएस एनएच से जुड़ा हुआ है, और जितना एनएच है एयरपोर्ट से जुड़ा हुआ है, बंदरगाह से जुड़ा हुआ है, रेलवे स्टेशन से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ? जुड़ा हुआ है। तो सभी सड़कें आपस में क्या है? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो सभी सड़कों का आपस में जुड़ना परिवहन जाल कहलाता है। क्या कहलाता है? सभी सड़क आपस में क्या है? जुड़े हुए हैं। तो सभी सड़कों का आपस में जुड़ना परिवहन जाल कहलाता है। याद रखेंगे कि हमारे जीवन में परिवहन का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि सड़कें जितनी सुंदर होंगी, अच्छी होंगी, उस पर गाड़ी उतना ही तेज चलेगा, और गाड़ी जितना तेज चलेगा अर्थव्यवस्था का विकास भी उतना ही तीव्र गति से होगा। कुछ विद्वान परिवहन की तुलना हमारे शरीर में जो नस और धमनी है उससे किया है। जैसे नस और धमनी खून को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाते हैं। खून को साफ करके हमारा हार्ट शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है, और विभिन्न भागों का गंदा खून भी हृदय में ही आता है। हृदय का 4 चेंबर होता है, पढ़े होंगे आप लोग। गंदा खून को साफ करना और साफ खून को शरीर के विभिन्न अंगों तक क्या करना? पहुंचाना किसका काम है? हृदय का। लेकिन हृदय किसके माध्यम से पहुंचाता है? तो नस के माध्यम से पहुंचाता है। अगर नस न हो या हो भी तो उसमें कचरा भरा हो, तो कचरा भरा हो या बहुत पतला हो, उसमें अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया हो, मतलब फैट जमा हो गया हो, तो रक्त का प्रवाह अच्छा तरीक़ा से हो पाएगा? तो जितना ब्लड हमारे बॉडी के जिस पार्ट को चाहिए
उस पार्ट को उतना ब्लड नहीं पहुंचता है तो हो गया पैरालाइज बॉडी, पार्ट हो गया, क्या हो गया, पैरालाइज हो गया, जिसको हम कहते हैं कि लकवा मार गया। ब्रेन को जितना ब्लड चाहिए, अगर नस बनिया अच्छा नहीं है, अगर उतना ब्लड नहीं पहुंच पाता है ब्रेन को, तो ब्रेन क्या होता है, हैमरेज हो जाता है। गलत कि सही? तो प्रश्न है कि जो स्थान हमारे बॉडी में धमनी और शिरा का है, रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में, अंगों तक पहुंचाने में, वही स्थान परिवहन का किसी देश के विकास में। इसलिए सड़कें जितनी अच्छी होगी, देश का विकास उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब है परिवहन की विधा की बात करते हैं। हम बात कर ले परिवहन की विधा। तो परिवहन की जितनी भी विधाएं हैं, आप सबको शायद इस बात की जानकारी है, परिवहन के सभी विधाओं को 4 भागों में बांटा गया है। परिवहन और परिवहन के जितने भी साधन हैं, उन परिवहन के उन सभी साधनों को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहली बात कर लेते हैं, तो हम कहते हैं स्थल परिवहन। स्थल परिवहन। दूसरा है जल परिवहन। तीसरा है वायु परिवहन। चौथा है पाइपलाइन परिवहन। मेरा कहना यह है कि परिवहन की कितनी विधाएं हैं, 4 हैं। और एक विशेष बात मैं बता दूं, ये जो हम परिवहन पढ़ रहे हैं, विश्व के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, इस बात को हमेशा ख्याल रखेंगे। परिवहन टॉपिक खंड ब में भी मिलेगा, लेकिन वहाँ आपको इंडिया के संदर्भ में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो प्रश्न है परिवहन की कितनी विधाएं हैं, 4। नाम क्या है, स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन और पाइपलाइन परिवहन। तो सबसे पहले जानते हैं कि स्थल परिवहन क्या है। तो स्थल मतलब होता है क्या, धरती। स्थल मतलब क्या होता है, भूमि। स्थल के माध्यम से, किसके माध्यम से, स्थल के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना स्थल परिवहन कहलाता। स्थल के माध्यम से, भूमि के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना क्या कहलाता है, स्थल परिवहन कहलाता है। और शायद आप सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि स्थल परिवहन के 2 रूप हैं। एक है सड़क परिवहन और दूसरा कौन है, रेल परिवहन। स्थल परिवहन के कितने रूप हैं, तो हमने कहा कि स्थल के माध्यम से, भूमि के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है, स्थल परिवहन। लेकिन स्थल परिवहन के कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं। पहला क्या है, सड़क परिवहन, दूसरा क्या है, रेल परिवहन। अब सड़क परिवहन क्या है, नहीं तो कहता जब भूमि पर जो पगडंडियां बना हुआ है, भूमि पर जो पहले तो पगडंडी था, बाद में राजाओं महाराजाओं का शासन हुआ, तो इन्होंने क्या कि सीमांकन कर दिया, लकीर खींच दिया कि नहीं, लोग इसी लकीर के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करेंगे। तो भूमि पर जो लकीर खींच दिया गया, उसको मिट्टी कंकड़ पत्थर से भरकर, नहीं, जो परिवहन के माध्यम का विकास किया गया, उसको कहे हम क्या कह दिए, सड़क परिवहन कह दिए। और आपको बता दें कि सड़क परिवहन किसी भी देश में, अगर सड़क परिवहन की बात करेंगे तो किसी भी देश में सड़क परिवहन को भी 4 भागों में बांटा गया है। देश कोई हो, इससे मतलब नहीं है, किसी भी देश में सड़क परिवहन को 4 भागों में बांटा गया है। पहला आपका आ जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग, दूसरा राज्य
राजमार्ग मॉर्निंग जिला की सड़कें ग्रामीण से। हमने कहा कि ये जो सड़क परिवहन है, इस सड़क परिवहन को भी रख रखाव और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया है हर देश में। गलत कि सही? राष्ट्रीय राजमार्ग, केंद्र सरकार जिस सड़क का निर्माण करती है हर देश का, राष्ट्रीय सरकार के द्वारा बनाया गया सड़क को हम राष्ट्रीय राजमार्ग, किसी देश में राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया राजमार्ग सड़क को हम राज्य राजमार्ग कहते हैं। जिला प्रशासन के द्वारा जिस सड़क का निर्माण किया जाता है उसको हम जिला की सड़कें कहते हैं। और ग्राम प्रशासन का प्रधान मुखिया होते हैं, तो ग्राम प्रशासन के द्वारा, पंचायत के द्वारा जिस सड़क का निर्माण किया जाता है उसको हम ग्रामीण सड़क के नाम से, इसको बता दे NH नेशनल हाईवे, इसको कहते हैं SH स्टेट हाईवे, DR डिस्ट्रिक्ट रोड, BR विलेज रोड। अब ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है इसको भी अलग अलग देशों में कई भागों में बांटा गया है ना। 2 लेन, 4 लेन, 6 लेन, एक्सप्रेसवे, सुपर हाईवे नहीं। NH भी होता है, तो NH भी होता है 2 लेन, 4 लेन, 6 लेन नहीं, और आता है सुपर हाईवे। इसके भी परिकरण है, इंडिया में पढ़ाऊंगा तो सबका अलग अलग नाम है, मैं चर्चा करूंगा उसके बारे में। नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर नहीं, स्वर्णिम चतुर्भुज, ये सब है यहाँ पर। ये तो विश्व के संदर्भ में इस NH के भी कई वर्गों में, NH भी 2 लेन का होता है, 4 लेन का होता है, लेकिन जहाँ औद्योगिक क्षेत्र होगा, जैसे भारत में एक सड़क बनने की बात क्या बनना शुरू ही हो गया है, अयोध्या से बनते हुए सिल्लीगुड़ी तक जा रहा है 6 लेन का है, हम परिवहन के लिए है। लेकिन श्री राम जो अयोध्या से बारात लेकर राजा दशरथ निकले, तो जहाँ जहाँ सब मंदिर को जोड़ते हुए बनते आ रहा, हाँ, इधर गोरखपुर से अयोध्या से होते हुए आ रही है, जनकपुर तक जाएगा, असम तक ये सड़क जाएगा। एक तो बन के तैयार हो गया, उसी के समकक्ष वह सड़क बनना शुरू होगा। तो सड़क बनाने में सरकार पहले क्या करती है? सीमांकन करती है, जमीन एक्वायर करती है, फिर मिट्टीकरण करती है, कंकड़ पत्थर भर के बना देती है। गलत सही? तो प्रश्न ये हो गया। अब रेल परिवहन की बात करें, किसकी बात कर लें? रेल, नहीं, ग्रामीण सड़क का सारा, फिर मैं इंडिया पढ़ाऊंगा तो मैं चर्चा करूंगा भारत के बारे में विशेष। ग्रामीण जो सड़क है उससे कई अलग अलग योजनाओं के द्वारा बनाया जाता है। नहीं, मुख्यमंत्री, हम ये नहीं कह पाएंगे कौन बनाता है। ग्रामीण सड़क पर को बनाने का अधिकार MP को भी, क्योंकि उस गांव का प्रतिनिधित्व MP भी करता है, विधायक भी करते हैं, मुखिया भी करते हैं। गलत सही है? जिला परिषद भी करता है। तो भाई जिसके वार्ड के पास पैसा होता कहाँ, वार्ड में दिया जाता है, उसके संरक्षण जब बनेगा वो अलग बात हो गया। तो वार्ड होगा तो मुखिया का नाम होगा ना। अगर थोड़ी बड़ी हो गई, मेन सड़क से आपके गांव तक जोड़ने वाला, तो वो या तो MP फंड से बन जाएगा या विधायक फंड से बन जाएगा। कैसे उतना बड़ा बना देगा? मरम्मत करा सकता मुखिया जी, ज़्यादा करें तो गांव के अंदर की जो सड़क है उसको ही ये कर पाएंगे, जो गली का सड़क हो वो बनाएंगे। लेकिन मुख्य सड़क को गांव से जोड़ने वाली है, उतना बड़ा फंड मुखिया के हाथ में नहीं आता है। वो MP कोटा से ही बनेगा, विधायक कोटा से ही बनेगा, या जिला परिषद से बनेगा। सबका एक दायरा होता है कि कितनी लंबाई तक और कितने लागत तक का सड़क कोड बनाएगा। तो ग्रामीण जो सड़क है इसको तो कई रूप हो सकते हैं क्या जी? या तो MP कोटा से बनेगा, आप लोग इस बात को भली भांति जान रहे हो।
या तो विधायक कोटा से बनेगा, जिला परिषद के कोटा से भी बन सकता है, फिर मुखिया जी को भी तो पंचायत के विकास करने के लिए कोटा आता है, वहाँ से भी तो बन सकता है ना। यहाँ केवल जानना है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा हम लोग इंडिया वाला परिवहन करेंगे तो जानेंगे। गली का सड़क भी बनता है तो मतलब मुखिया के पास पैसा तो क्यों बनाता है? मुखिया ही बनाते हैं, नहीं पैसा मतलब राज्य सरकार देती है ना, राज्य सरकार केंद्र सरकार मुखिया जी को अनुदान देते हैं, उससे बनता है वो। अब है रेल परिवहन, तो यहाँ मुखिया के नाम क्या है, यहाँ राज्य सरकार का नाम है? काहे राज्य सरकार, गाँव का मालिक कौन है, पंचायत का प्रधान कौन है, मुखिया। तो हमारे संविधान में उसका एक पद का सृजन किया गया है ना, इसका मतलब राज्य सरकार का नाम क्यों लेंगे, क्योंकि राज्य सरकार को भी तो पैसा केंद्र सरकार दे रही है। आज जनता तो जनता क्यों नहीं चलेगा भाई, जिसके माध्यम से होगा उसका नाम तो चलेगा ना। पद का नाम लिया जाएगा, पद का ही नाम लिया जाएगा क्योंकि उसके रीजन में बना है। उसका नाम, उसका व्यक्तिगत नाम नहीं लिया जाएगा, उसका हाँ, पद का नाम लिया जाएगा। ग्राम पंचायत राज। फिर मुद्दे पर आइए, अब रेल परिवहन क्या है। तो अब रेल नाम सुने हैं नहीं, रेल के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना क्या कहलाता है। लेकिन हमको लगता है आधा लड़का रेल का मतलब नहीं जानता है। देखो, रेल माने होता है पटरी, जिसको कहते हैं ये, हाँ, लोहे की पथ, लोहे की पथ को क्या कहते हैं, हाँ, ये जो लोहा का पथ हो गया जिस पर ट्रेन चलता है उस पथ को रेल कहते हैं। बहुत सारे लोग नहीं जानते, हम यहाँ मिला देना अलग बात है। जिसको आप लोग पटरी कहते हैं, रियल में उसका नाम क्या है, लोहे की पथ को क्या कहते हैं, रेल कहते हैं। और रेल पर जो गाड़ी चलती है उसी का नाम क्या हो गया, रेलगाड़ी हो गया। क्या वह रेल जो लोहे, वह गाड़ी जो लोहे के पथ पर चलती है उसे क्या कहते हैं, रेलगाड़ी कहते हैं। और आपको बता दे, रेल के दो पथों के बीच की दूरी को हम गेज कहते हैं। क्या कहते हैं, गेज कहते हैं। क्या कहते हैं, गेज। तो रेल परिवहन क्या है, तो रेल के माध्यम से, मतलब लोहा के सड़क के माध्यम से, लोहा की बनी सड़क के माध्यम से जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, रेल परिवहन के नाम से जानते हैं। और आपको बता दें कि विश्व में सबसे पहले रेल परिवहन की शुरुआत 1825 में कहाँ हुई थी, इंग्लैंड में। विश्व की सबसे पहली रेल कहाँ चली थी, इंग्लैंड में। कहाँ कहाँ था, उत्तरी इंग्लैंड, उत्तरी इंग्लैंड के दो स्थान हैं, स्टॉकटन और डार्लिंगटन के बीच। तो विश्व की पहली रेल 1825 में चली थी। कहाँ चली थी, उत्तरी इंग्लैंड में चली थी। किन दो स्थानों के बीच, स्टॉकटन से डार्लिंगटन के बीच। और विश्व का जो पहला रेल का इंजन था, विश्व का जो पहला रेल का इंजन था उसका नाम था रॉकेट। विश्व का जो पहला रेल का इंजन था उसका नाम क्या था, रॉकेट। तो प्रश्न है, रेल परिवहन, रेल के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, लोहा के सड़क पर नहीं, या लोहा के सड़क के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना रेल परिवहन कहलाता है। और आपको बता, जो रेल परिवहन भी है ना, इसके भी दो भाग हैं। रेल परिवहन के भी कितने प्रकार हैं, दो। क्या, राष्ट्रीय रेल परिवहन, एक होता है राष्ट्रीय, दो नहीं, इसको हम तीन भाग में कर देता हूँ। एक आएगा अंतरराष्ट्रीय, एक आता है पार महाद्वीपीय। ये जो रेल परिवहन है, इस रेल परिवहन को कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में। पहला कौन है, राष्ट्रीय, जो एक ही देश में चलता है।
जैसे मान लो अमेरिका है तो केवल अमेरिकी देश भर में चलेगा वो रेल। गलत कि सही? अगर इंडिया है तो केवल इंडिया भर में ही चलेगा, इंडिया से बाहर क्या होगा, नहीं जाएगा वो। तो एक ही देश में, एक ही देश के भौगोलिक सीमा के अंतर्गत जो रेल चलेगा उसे क्या कहेंगे हम? राष्ट्रीय रेल मार्ग। अंतर्राष्ट्रीय कुछ ऐसे भी ट्रेन हैं जो 3, 4, 5 देशों के गुजरती है। चर्चा कर रहा हूँ, कई ऐसे ट्रेन हैं अमेरिका की, कई ऐसे ट्रेन जो अमेरिका में करनाल में भी चलती है। अरे भारतों का सदा सरहद क्या था? भारत पाकिस्तान में चल रहा था कि नहीं चल रहा था? भारत बांग्लादेश के भी समझौता एक्सप्रेस चल रहा था कि नहीं चल रहा था? क्या जी गलती बोल रहा हूँ? तो जब कोई रेल 2 या 2 से अधिक देशों के बीच चले, है कैसे जाएगा? श्रीलंका के साथ समुद्र है, हाँ बन जाएगा तब ना रेल तो प्रश्न ये है वो इंडिया के कब्जा में ही लेगी। हाँ, तो प्रश्न ये है कि जब 2 देशों के बीच ट्रेन चले तो हम अंतर्राष्ट्रीय। और आपको बता दें कि जब 2 महाद्वीप के बीच रेल चले, एक महादेश से शुरू हुआ और दूसरे महाद्वीप तक अगर रेल चल जाए तो उसे हम पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कहेंगे। और पार महाद्वीपीय रेल मार्ग का सबसे बढ़िया उदाहरण है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। तो एशिया महादेश से प्रारंभ होता है और पूरे यूरोप के पश्चिमी तक चल जाता है। लगभग 9400 किलोमीटर उसकी क्या है लंबाई है। 7 दिन में यात्रा शुरू होता है। और रूस में है, मैक्सिमम भाग रूस में है, लेकिन रूस का आधा हिस्सा तो एशिया में पड़ता है। तो पार महाद्वीपीय का मतलब क्या हो गया? बड़ा अलग बात है। पार महाद्वीपीय का परिभाषा क्या देंगे आप? एक महाद्वीप को पार करके दूसरे महाद्वीप में जो चलेगा उसे क्या कहेंगे हम? पार महाद्वीपीय रेल मार्ग के नाम से जानते हैं। उम्मीद है रेल परिवहन को भी जान गए। अब सड़क परिवहन, जल परिवहन क्या है? तो जल के माध्यम से, किसके माध्यम से? हाँ बोलिए। अब चर्चा कर रहा हूँ और ये सबको देख लिया जाए। प्रश्न है कि जल परिवहन क्या है? तो जल के माध्यम से, किसके माध्यम से? जल के माध्यम से यदि आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हो तो क्या कहेंगे? जल परिवहन कहते हैं। क्या कहते हैं? जल के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक यदि आप किसी वस्तु या सेवा को ले जाते हो तो उसको हम जल परिवहन के नाम से जानते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जल परिवहन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक राष्ट्रीय और दूसरा क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय। राष्ट्रीय जल परिवहन नदी में और अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन देश के अंदर जो नदियां हैं, देश के आंतरिक भागों में नदियों और नहर के माध्यम से जो जहाज चलते हैं उसे हम क्या कहेंगे? राष्ट्रीय जल परिवहन। और समुद्र के माध्यम से सागर या महासागर को पार करके जो ट्रेन चलती है उसको हम अंतर्राष्ट्रीय परिवहन के नाम से, जो जहाज चलते हैं उसे क्या कहेंगे? शिप जो चलती है उसको हम अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन के नाम से। अब है वायु। वायु मतलब होता है हवा। वायु मतलब क्या होता है? हवा के माध्यम से किसी वस्तु या सेवा को, किसके माध्यम से? हवा के माध्यम से किसी वस्तु या सेवा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना या ले आना। हवा के माध्यम से किसी वस्तु या सेवा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना क्या कहलाता है? वायु परिवहन कहलाता है। और आपको बता दें कि वायु परिवहन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है घरेलू और दूसरा होता है अंतर्राष्ट्रीय। एक कौन होता है? घरेलू वायु परिवहन और दूसरा क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन। घरेलू मतलब घर के सीमा के अंदर या घर अगल बगल पड़ोसी देश में जो उड़ान भरेगा। भारत जैसे मान लो, भारत एक देश है तो एक राज्य से, जैसे पटना से दिल्ली, दिल्ली से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, या भारत के 7 गो पड़ोसी देश हैं, हम उसमें 8वां में श्रीलंका, 9वां में मालदीव को जोड़ लें तो इस 9 देशों में अगर उड़ान भरे तो घरेलू में कहलाएगा। क्या कहलाएगा? देश और देश के सीमावर्ती राज्य, सीमावर्ती देश में अगर उड़ान भरते हो तो घरेलू विमान सेवा कहलाएगा।
और यदि आप देश के दूर दराज देश जैसे इंडिया से अमेरिका जा रहा है, जर्मनी जा रहा है, जापान जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, उसको अंतर्राष्ट्रीय कहते हैं। अब वायु परिवहन के दो ही साधन है, तो या तो हेलीकॉप्टर है न तो हवाई जहाज। मत कहना कि सर रॉकेट नहीं है क्या, तो रॉकेट में अंतरिक्ष में थोड़ी जाना है। पहले हुआ एक सैटेलाइट लॉन्च इंडिया ने किया। SSBD हुआ। तो प्रश्न क्या है कि घरेलू मतलब देश और देश के अगल बगल के जो पड़ोसी देश वहाँ उड़ान भरेगा तो घरेलू कहलाएगा, और अंतर्राष्ट्रीय मतलब दूर के देशों में। और पाइपलाइन परिवहन क्या है, तो पाइप के माध्यम से गैस और तरल पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना या ले आना क्या कहलाता है। मतलब पाइप के माध्यम से किसी वस्तु को, तरल पदार्थ को एक स्थान से, याद रखेंगे, पाइप के माध्यम से तरल पदार्थ को ले जा सकते हैं और गैस को ले जा सकते हैं। पाइप के माध्यम से तरल पदार्थ को या गैसीय पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना या ले आना क्या कहलाता है, पाइपलाइन परिवहन कहलाता है। मैंने यहाँ सड़क परिवहन का वर्गीकरण तो कर दिया, लेकिन अभी सुजीत ने कहा कि सर रेल का, आपने कहा कि गेज 4 प्रकार के होता है, बताया नहीं। तो मैं रेल गेज के बारे में आपको चर्चा कर दूं कि जो हमने कहा कि रेल पथ क्या है, तो लोहे के पथ को कहते हैं रेल। लोहे के पथ को क्या कहते हैं, रेल कहते हैं। और रेल के 2 पटरियों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, रेल के 2 पटरियों के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे। और आपको बता दें जो गेज होता है ना, रेल गेज, जो रेल गेज की बात करते हैं तो आपका रेल गेज 4 प्रकार का होता है। रेल गेज कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। हालांकि कुछ रेल गेज अब हट रहे हैं इंडिया में से, हम विश्व की बात कर रहे हैं। इंडिया में मैं चर्चा करूंगा तो मात्र 3 ही प्रकार बताऊंगा, क्या जी। लेकिन विश्व के संदर्भ में पढ़ रहे हैं तो पूरे विश्व में रेल गेज मतलब रेल के 2 पटरियों के बीच की दूरी को रेल गेज कहते हैं। और गेज कितने प्रकार के हैं, पहला क्या है, बड़ी लाइन। पहला क्या है, बड़ी लाइन। दूसरा क्या है, मानक लाइन, मानक लाइन। तीसरा क्या है, मीटर लाइन। तीसरा क्या होगा, मीटर लाइन। और चौथा क्या होगा, छोटी लाइन। तो कहना ये है रेल गेज के कितने प्रकार होते हैं, 4। 2 नंबर में प्रश्न आपसे डाल सकता है कि रेल गेज क्या है, उसके कौन कौन से प्रकार है, नाम लिखे। तो रेल गेज रेल के 2 पटरियों के बीच की दूरी को गेज कहते हैं। और रेल के 4 प्रकार के होते हैं। बड़ी लाइन की बात करते हैं तो बड़ी लाइन कहता है कि जब रेल के 2 पटरियों के बीच की दूरी कितना हो, 1.5 मीटर। कितना हो, जब रेल के 2 पटरियों के बीच की दूरी कितना हो, 1.5 मीटर हो, तो उसे क्या कहेंगे, बड़ी लाइन, अंग्रेजी में ब्रॉड गेज। दूसरा है कि जब रेल के 2 पटरियों के बीच की दूरी 1.44 मीटर हो, इसको हम स्टैंडर्ड गेज या मानक लाइन के नाम से जानते हैं। तीसरा कहता है मीटर लाइन, जब रेल के 2 पटरियों के बीच की दूरी क्या हो, 1 मीटर हो, तो उसको मीटर लाइन के नाम से जानते हैं। और जब रेल के 2 पटरियों के बीच की दूरी 0.67 मीटर हो, तो इसको हम नैरो गेज या छोटी लाइन के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद है समझ गए होंगे सारे बच्चे। तब एक बात और हमें जानना यह है कि हमने क्या पढ़ा, स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन और पाइपलाइन परिवहन। इसमें पाइपलाइन और वायु की बात छोड़ दिया जाए क्योंकि वहाँ मार्ग निर्माण की जरूरत नहीं होती। लेकिन जल परिवहन और स्थल परिवहन और रेल परिवहन को प्रभावित करने वाला कारक तो होगा। वो तो इससे तो आती रडार बैठा देगा, लाइन बना देगा 2 मिनट में। फिर वहाँ
जेसीबी ले जाना होगा, हाईवा ले जाना होगा माटी भरने के लिए। क्या जी, आपने सीमांकन एक बार कर दिया, होता है लेकिन होता है पथ होता तो एक बार कर दिया ना, उस पथ कौन बनाता है? यंत्र बनाता है। अदृश्य पथ होता है जो यंत्र की सहायता से आप देख सकते हैं। वहाँ रेड लगा हुआ रहता है, रेड लाइन लगा रहता है, टकराएगा नहीं, गायब हो जाएगा, भटक जाएगा। क्या हो जाएगा? भटक जाएगा। और जो यात्री एक बार यात्रा कर लिया तो जीवन का अंतिम यात्रा होगा, लौट कर नहीं आएगा। कहीं जाके, हाँ कई बार हुआ, कहीं जाके गिर जाएगा तो कहाँ लौट के आएगा? उसको दिशा पता रहेगा कि ज़्यादा दिशा का नॉलेज यहाँ मेरे पास है तब दिखाई दे रहा है। तुमको बीच घनघोर जंगल में जाके छोड़ देंगे, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम क्या है मंतरे भूल जाओगे। नहीं, जैसे हम क्लास में इन करते हैं तो मेरे क्लास में इन करते ही सारा याद प्रश्न भूल जाते हैं, खरा कराते हैं, सारा याद रहता है, खरा करा आधा प्रश्न का उत्तर भूल गए। सोई कंडीशन वहाँ भी होगा। सारा बुद्धि काम करता जब अपना चेहरा इंसान लोग दिखता है। जब अपनों का चेहरा भूल जाओगे, अपना जाना पहचाना जगह भूल जाओगे, क्या होगा? कुछ नहीं पता चलता है। अब आते हैं तो स्थल या सड़क परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक। सड़क परिवहन को प्रभावित करने वाले, मतलब किसी एरिया में बहुत ज़्यादा सड़क है और किसी एरिया में सड़क क्या है? कम है। ताकि सड़क परिवहन को प्रभावित करने वाला कारक कौन है? कहाँ सड़क ज़्यादा होगी और काहे कहीं पर सड़क क्या है? कम है। तो सड़क परिवहन को प्रभावित करने वाला जो पहला कारक होगा वो होगा धरातल। क्या होगा? याद रखिएगा, धरती यदि समतल है, मैदानी इलाका है, तो वहाँ सड़कों का विकास ज़्यादा होगा। क्योंकि पढ़ा दिया हूँ कि मैदानी इलाका में किसी भी काम को करने में सुविधा होती है, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती। अगर धरातल समतल नहीं है, ऊबड़ खाबड़ है, तो सड़क बनाने में बहुत परेशानी है। और याद रखिएगा, सड़कों का ढाल ज़्यादा हो जाएगा तो गाड़ी माल को लोड भी नहीं ले पाएगी, खींच ही नहीं पाएगा ज़्यादा, खींच लेगा, ज़्यादा नहीं खींच पाएगा। तो हमने कहा कि सड़क परिवहन को प्रभावित करने वाला पहला कारक क्या है? धरातल। भूमि समतल होगा तो सड़क अच्छा बनेगा। दूसरा है कठोर धरातल। धरती यदि कठोर है तो वहाँ की सड़कें टिकाऊ होगी। दलदली क्षेत्र में होगा तो आज बनेगा, अगला साल तक वो बर्बाद हो गया रहेगा, टूट गया रहेगा। क्योंकि जैसे ही भारी वाहन चलेगा रोड को धंसाएगा। जैसे बिहार की भूमि दलदली, हमेशा रोड डैमेज होते रहता है। क्या जी, जिस देखिएगा आपके गांव का रोड हो या कहीं का रोड हो, बीच में ऊँच हो जाता है, किनारे किनारे धंस जाता है। क्योंकि बार बार ट्रक हो, बस हो, साइकिल, आप उसी किनारे किनारे चलाते, बीच मुड़ जाता है और अंत होता है कि बीच में दरार फटना शुरू हो जाता है। तीसरा बात करते हैं तो घनी आबादी। देखिए, सड़क काहेला बनेगा? लोग को चलने के लिए ना। सरकार सड़क क्यों बनाएगी? जब लोग चलेगा, बस ट्रक चलेगा तब ना। अब बस ट्रक जब ना सड़क पर चलेगा जब उसको आदमी मिलेगा, किरा सवारी मिलेगा। तो जहाँ घनी आबादी ज़्यादा होगा वहाँ सड़कें ज़्यादा होंगी। क्योंकि जंगल में सड़क बना के क्या होगा, जब न वहाँ बस चलेगा ना ट्रक चलेगा। एकरा पीछे कारण है खनिज संसाधन तक होता है। मैं अभी तीन बताया ना, और बताने दीजिए ना। खनिज व उद्योग के केंद्र, मान लिया आबादी नहीं है, खनिज होगा, तो खनिज को प्राप्त करने के लिए सड़क बनाना पड़ेगा ना। क्योंकि सड़क बनेगा तब ना वहाँ से ट्रक के माध्यम से, रेल के माध्यम से खनिज संसाधन को उद्योग तक पहुँचाया जाएगा। तो खनिज संसाधन भी। और चौथा सामाजिक और राजनीतिक कारक।
सामाजिक तथा राजनीतिक कारक भी सड़क परिवहन को क्या करती है। जिस देश में सामाजिक सिचुएशन कंडीशन एकदम शांत हो, अच्छा हो, सड़कें ज़्यादा अच्छी होगी। राजनीतिक माहौल एकदम शांत हो, सड़कें क्या होंगी, अच्छी होंगी। लेकिन अगर सामाजिक माहौल अच्छा नहीं होगा, देखिएगा सड़कें अच्छी। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर सड़क, आप कहते हैं बहुत ज़्यादा सड़क बन गया, लेकिन हमारे गांव में आज भी अच्छी सड़कें नहीं हैं। हमने कहा तुम्हारे गांव में नेता ज़्यादा होगा। नहीं, वही ना, सामाजिक सिचुएशन ठीक नहीं। लोग कहता है हमारे घर में काहे हटा के बना रहे हो, हटा के बनाओ। अरे सड़कें चौड़ी होंगी तो आपका अगल बगल में घर है तो फायदा आपको होगा ना, गाड़ी आपकी लगेगी ना। लोग तो बिजली का खंभा नहीं लगाने देता अपने घर के अगल बगल में, क्या जी, करना नहीं लगाने देता। गांव में ठीक है, लोग शिक्षा का कम है। हम तो शहर में देखता हूँ जो शिक्षित लोग हैं वो अभी ऐसा करते हैं। तो वहाँ विकास कैसे होगा जहाँ लोग का विचारधारा ही, सोच ही क्या है, संकीर्ण है। अब एक और जान लेते हैं, सड़क परिवहन हो गया तो रेल परिवहन की बात करते हैं। तो रेल परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक एक और जान ले प्रश्न। रेल परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक की बात करें तो रेल परिवहन को भी प्रभावित करने वाले कई कारक हैं। जैसे पहला धरातल का स्वरूप। स्वरूप माने संरचना कहो या बनावट कहो। धरातल समतल होगी तो रेल मार्ग का विकास ज़्यादा होगा। अगर जमीन ज़्यादा उबड़ खाबड़ होगा तो वहाँ पर रेल परिवहन का विकास कर पाना संभव नहीं है। क्योंकि विद्वान कहते हैं कि रेल 1 डिग्री से 3 डिग्री के बीच अगर भूमि की ढाल हो तो रेल माल को ढो पाएगा। और जैसे ही भूमि की ढाल 3 डिग्री से क्या होता है, ज़्यादा होगा, रेल में बोझा ढोने की क्षमता क्या होती है। जैसे आप मोटरसाइकिल पर चढ़ते हो, सड़क प्लेन है तो चारों आदमी बैठ जाएगा, और जैसे ही ऊंचाई बढ़नी शुरू होगी क्या होगा, एक आदमी उतार दो। मेरे जैसे लोग बैठ के याद नहीं बोले कि प्लेन पर पलंटीना खींच लेता है। मेरे जैसे 2 मित्र हैं, एक गुरु सर हैं, अगर 2 आदमी बैठ गया तो गाड़ी लौटे लेना छोड़ देता है, नहीं लौट लेगा। एक दिन रात्रि में दोनों आदमी को आना पड़ा, गाड़ी इधर से बड़ी तेज में गया, कहा ना गाड़ी खींचिए नहीं रहा है। कोई सर दोनों आदमी सनके 1 कुंटल आप 1 कुंटल, हम 2 कुंटल कहाँ से बेचारा लेगा। 97 किलो का गाड़ी या 2 कुंटल लोड ले लिया, खींचेगा नहीं खींचेगा। हमसे उनका ज़्यादा वेट है। एक रिक्शा वाला आया, जिनके अरे हम सब एक ही क्वालिटी के, हाँ तो हम हैं, संजय सर है, गुरु सर, सब एक ही क्वालिटी के लोग। बस थोड़ा सा 1 साल का हम सीनियर हो गए हैं, बाकी सब सेम है। संजय सर जैसा ही भी हैं, बात समझ गए। एक रिक्शा वाला आया, ये आपके शहर की ही कहानी है। देखा जिसके दरवाजे पर गए, दूबर पातर तू है, कौन बोला लाया है तुमको। तो गया है कि मलकिनी को चढ़ा के ले पैसा ले, पहले खा के आ, मर जाएगा, किराया तुमको देंगे, हड़बड़ाओ नहीं। तो पहले 50 रुपया दिया, वो खा के आया, अब कब ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। खूब हेवी शरीर था उनका, क्या तू नहीं खींच पाएगा। तो कहा मालिक हमें ना तू खा के आओ ना, अपना पैसा दे दें। कुछ इतने हेवी शरीर होते हैं, शक होने लगता है। हम तो कई को देखा, स्कॉर्पियो के साइड में बैठ गई, हाँ तो उसका चक्का धंसना ही है। उसको बैलेंस करने के लिए उधर 2-3 लोगों को बैठाना पड़ता है, जब तक गाड़ी टेढ़ होके चलेगा। तो धरातल का स्वरूप, इसके बाद याद रखेंगे जलवायु। रेल परिवहन के लिए जलवायु भी अच्छी होनी चाहिए। देखिएगा जहाँ ज़्यादा ठंडा होगा वहाँ रेल परिवहन विकास नहीं हो पाएगा, क्योंकि रेल के ट्रैके पर अगर बर्फ जम जाएगा तो रेल कैसे चलेगा, पानी जम जाएगा तो रेल चलेगा। जलवायु चाहिए। इसके बाद आर्थिक कारण भी होगा, रुपया पैसा ज़्यादा लगता है, आर्थिक कारण। आर्थिक कारण भी रेल परिवहन के विकास में सहायक या बाधक है। तीसरा
हम जल परिवहन की बात करें तो जल परिवहन को प्रभावित करने वाला कारक कौन है, तो आपको बता दें कि जल परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहला बात हो कि जहाज उसी नदी में चलेगा जिस नदी की गहराई ज़्यादा हो। तो पहला कारण कि नदी की गहराई क्या हो, हर जगह बराबर हो, हमेशा पानी समान रहे। दूसरा, नदी में बर्फ न जमे, क्योंकि जिस नदी में बर्फ जम जाएगा तो जहाज को चलाने में असुविधा होगी, रुकावट पैदा होगी। तीसरा, नदी में रपट ज़्यादा नहीं हो, माने मोड़ नहीं हो, 500 मीटर चला फिर गहरा मोड़ हो तो जहाज क्या होगा, सामने जाकर टकराइए जाएगा, टूट जाएगा, क्योंकि जहाज बड़ा होता मोड़ नहीं पाएगा। तो नदी में ज़्यादा मोड़ नहीं होनी चाहिए। तीसरा, नदी शर्करा पतला नहीं होनी चाहिए, यह नहर पतला नहीं होनी। जैसे आज से 1 साल पहले की कहानी है, विश्व का सबसे व्यस्त जहाजी नहर है स्वेज नहर। जापान का एक जहाज आया था, वो सकस गया था। क्या जी, सकस गया था ना। प्रतिदिन 100 जहाज निकलते उधर से, इतना जहाज बड़ा था, दुनिया का सबसे बड़ा जहाज उधर से निकालने का प्रयास किया। परिणाम क्या हुआ, जहाज फंस गया उसमें। बड़ी मशक्कत के बाद, 2-3 दिन मेहनत के बाद वह जहाज को निकाला गया। 15 मीटर तो चौड़ा ही है, लंबाई ना 160 किलोमीटर है। 40 मिनट चौड़ा है। 100, 40। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। पनामा नहर 14 से 40 मीटर चौड़ा है। हाँ तो 140, फिर भी ज़्यादा चौड़ा था, जहाज फंस गया, घुमाने के चक्कर में फंस गया। क्या रहा, ड्राइवर ट्रैक्टर का ड्राइवर नहीं होता है। घास काटते काटते ट्रैक्टर ठेलना शुरू, टायर चलाना शुरू कर दिया, टायर से चढ़ गया कहीं पर, हाँ ट्रैक्टर पर चढ़ गया। वो नहीं होता है, वो सारा इंजीनियर होता है, फिजिक्स के विद्वान होते हैं वो लोग, गणित के विद्वान होते हैं। तीसरा कारण, जो नदी में चलता है जहाज, वह भूमि दलदली नहीं होनी चाहिए। चौथा प्रभावित करने वाला कारक होगा, उस नदी में अवसाद नहीं जमा होना चाहिए, क्योंकि नदी में यदि अवसाद कचरा जमा हो गया तो पानी के लेवल ऊपर आ जाएगा ना, जहाँ चल पाएगा नहीं। तो रेत नहीं जमनी चाहिए, नदी ज़्यादा तेज बहाव वाला नहीं होनी चाहिए, मोड़ ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बर्फ़ नहीं जमना चाहिए, हर जगह पानी बराबर होना चाहिए, तभी उस नदी में जहाज चलेगा। अन्यथा एक प्रश्न आता है ना कि भारत में नर्मदा नदी में जहाज क्यों नहीं चलता है, उससे पानी का बहाव बड़ी तेज, इतना तेज है कि जहाज कंट्रोल सीधा अरब सागर में जाके है, कुछ भी नहीं चलता है उसमें, नहीं चलेगा। उतना तेज बहाव में कैसे चल पाएगा, कंट्रोल ही नहीं हो पाएगा। शर्करा तो है ही, प्लस पानी का बहाव बहुत ज़्यादा क्या है, तेज। तो ये रहा आपका परिवहन और परिवहन के विभिन्न विधाएं और परिवहन के विभिन्न साधनों को प्रभावित करने वाले कारक। अब अगले क्लास में ये जानेंगे कि विश्व के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन हैं, विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय या पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कौन कौन है, और फिर जल परिवहन, वायु परिवहन की सुविधाओं के बारे में थोड़ा सा चर्चा।